नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज ही के दिन भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर किया था। भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और उसी घटना की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। लिहाजा हमारी आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है। विजय दिवस पर सेना के पराक्रम को सलाम। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य को नमन किया, तो वहीं चंडीगढ़ में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को याद किया गया। आज 16 दिसंबर है, वो तारीख जब 1971 को भारतीय समयानुसार ठीक 4:55 पर पाकिस्तान पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने ढाका में भारतीय पूर्वी कमान के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोरा की उपस्थिति में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। नियाजी के नेतृत्व में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े आत्मसमर्पण में से एक था। आज देश उसी गौरव के पल को याद कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में आयोजित 54वें विजय दिवस के मौके पर मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह का कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS प्रमुख जनरल अनिल चौहान के साथ भारतीय सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस मौके पर भारतीय सेना के उन वीरों को भी याद किया गया जिनके साहस से पाकिस्तानी खेमे में हलचल मच गई थी। ऐसे ही एक शख्स थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। खेत्रपाल ने अपने असीम साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था। आज जहां देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है, वहां चंडी मंदिर के अंदर भी जो है विजय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और याद किया जा रहा है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि जिन्हें परमवीर चक्र भी मिला और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था बैटल ऑफ बसंतर में। 1971 का जब वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया, तो बैटल ऑफ बसंतर के लिए अरुण खेत्रपाल को याद किया जा रहा है और उनके जो साथी थे उस वक्त के, जिन्होंने उनके साथ नौकरी की, काम किया या ड्यूटी की, वो याद करते हैं कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स को जो है निस्तेनाबूद किया, डिस्ट्रॉय किया। अरुण खेत्रपाल पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय महज 21 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपने असाधारण टैंक युद्ध से पाकिस्तानियों को घुटने पर ला दिया था। अरुण खेत्रपाल ने अपने हुनर से कई पाकिस्तानी टैंकों का विनाश कर दिया था, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए थे। अरुण खेत्रपाल को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था और आज अरुण खेत्रपाल को भी याद किया गया। वो हम जब एकेडमी में भी थे तो बहुत ही साइलेंट और रेजोल्यूट ऑफिसर थे। कैडेट जो जब थे तो वो जो भी काम करते थे बड़ी दिलेरी से काम करते थे और कोई जल्दी नहीं होती थी उनको। बड़े आराम से वो जो टास्क उनको दिया जाता था वो एक्सिक्यूट करते थे। वो सीनियर अंडर ऑफिसर थे अपनी कंपनी के और मैं उस टाइम BCA था अपनी बटालियन का, तो हम इकट्ठे गोल्फ खेलने जाते थे। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की विजय के साथ ही एक नए देश का उदय हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 की जंग में देश ने अरुण खेत्रपाल जैसे कई और शहीदों को खो दिया। आज उन शहीदों के पराक्रम और शौर्य को पूरा देश कृतज्ञता के साथ याद कर रहा है। चंडीगढ़ से असीम बस्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी दूसरी गुड न्यूज अर्थव्यवस्था के मोर्चे से आई है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद हम लोग अमेरिका में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब रहे हैं।
सोमवार को जारी किए गए कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक हम अमेरिका में अपना एक्सपोर्ट करीब 19% बढ़ाने में सफल हुए हैं। ऐसे में आज की दूसरी गुड न्यूज़ यही है, अमेरिकी टैरिफ के बाद भी बढ़ा भारतीय एक्सपोर्ट। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भी भारतीय एक्सपोर्ट एक सधी हुई दिशा में आगे बढ़ रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने नवंबर महीने में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के क्षेत्र में ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक भारत ने इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में करीब 19% ज्यादा एक्सपोर्ट किया। इस क्षेत्र में भारतीय एक्सपोर्ट 31.94 बिलियन डॉलर से बढ़कर 38.13 बिलियन डॉलर हो गया। भारतीय एक्सपोर्ट के बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट घटकर 24 बिलियन डॉलर रह गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी शिपमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत ने नवंबर महीने में अमेरिका को 7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, वो भी तब जब अमेरिका ने भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। जब भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स घटते हैं तो ये ट्रेड डेफिसिट कम होता चला जाता है, या फिर दोनों ही कम होने चले जाते हैं तो भी ट्रेड डेफिसिट आपका कम होता है। इससे कहीं ना कहीं ट्रेड बैलेंस का इम्प्रूव होना एक इंडिकेशन होता है। बेहतर कंट्री की जो गुड्स हैं उनकी बेहतर डिमांड हो रही है बाकी की कंट्रीज में, ये एक डेफिनेटली एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट की बात होती है। साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके ऊपर कम प्रेशर पड़ रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं ट्रेड डेफिसिट की वजह से। तो नवंबर के महीने में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 24.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। इससे पहले ये 41.6 बिलियन डॉलर्स तक था। अगर आप अक्टूबर के महीने में देखें तो उससे काफी ज्यादा शार्प फॉल हमें देखने को मिला है। साथ ही अगर आप देखें तो जो हमने देखा था ये डेटा लास्ट नवंबर को, ये डेटा था 31.9 बिलियन डॉलर्स का और अब ये 24.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास आ चुका है। तो ईयर ऑन ईयर भी देखें, मंथ ऑन मंथ भी देखें तो ये ट्रेड डेफिसिट का डेटा कम होता हुआ नजर आया। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स जो है कंट्री के वो बेहतर हो रहे हैं, और खास तौर पर एक ऐसे समय पर जब भारत के ऊपर टैरिफ्स का खतरा बना हुआ है। इनफैक्ट बढ़ते हुए टैरिफ्स का हम सामना कर रहे हैं। यूएस ने हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ्स भी लगाए हुए हैं। और अब बात शीतकालीन पर्यटन की। देश के पहाड़ी इलाकों में तापमान भले ही 0 से नीचे हो, लेकिन पर्यटकों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं। दरअसल ये पर्यटक शीतकालीन पर्यटन का मजा लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली गुड न्यूज यानी कि तीसरी गुड न्यूज यही है कि पहाड़ों पर 0 से नीचे पारा, आसमान में पर्यटन। देश के पहाड़ी राज्यों में जहां कंपकपाती ठंड है, हर तरफ कोहरे का पहरा है, वहीं दूसरी तरफ वहां पर बर्फबारी का रोमांच मौजूद है और पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। लद्दाख से लेकर सोनमार्ग तक बर्फ ही बर्फ। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड। शीतलहर की चपेट में कश्मीर घाटी। देश के कोने में जहां कपकपाती ठंड है, हर तरफ कोहरे का पहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का रोमांच है। पहाड़ों पर प्रकृति ने ऐसी कलाकृति की है जिससे नजरें हटाना असंभव है। हर तरफ बर्फ से सजे पहाड़ हैं। पहाड़ों से गिरते बर्फ के फाहे हर पल आकर्षक बना रहे हैं और इस मनमोहक नजारे का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग बर्फबारी का भव्य नजारा आंखों में कैद करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बर्फबारी फिलहाल ऊंची पहाड़ियों पर हो रही है। निचले इलाकों को अभी भी बर्फबारी का इंतजार है। श्रीनगर में तापमान माइनस में पहुंच गया है। ठंड कड़ाके की पड़ रही है। डल लेक पर कोहरा ही कोहरा है। काफी ठंड है, कोहरा भी बहुत ज्यादा है, माइनस में चल रहा है। तो बर्फबारी होती तो और भी अच्छी होती। सैर करने से सुबह सैर करने निकले थे तो अच्छा है, सब मतलब माहौल ठीक है, ठंड का मजा ले रहे हैं हम। बद्रीनाथ धाम की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ कपाट बंद होने के बाद से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है।
पानी की बूंद बूंद जमी हुई है। कई जगह तो ऐसी हैं मानो किसी ने बर्फ का पहाड़ यहाँ खड़ा कर दिया हो। हालांकि अभी यहाँ भी बर्फबारी नहीं हुई है। और ऐसी ही तस्वीर सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की है, जहाँ बढ़ती ठंड के चलते पाले की तस्वीर सामने आ रही है। यानी पानी जम चुका है, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन यहाँ भी लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। पहाड़ों में इन दिनों सर्दी का सितम है। कोरी ठंड के कारण लोग अत्यधिक परेशान हो गए हैं। स्थिति यह है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बाजार में लोगों की कम ही भीड़ पड़ी हुई है और जो लोग बाजार में हैं भी वह अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिसंबर आधा बीत चुका है, लेकिन अभी तीनों ही पहाड़ी राज्यों में उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक कम और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने सामान्य से ज्यादा तापमान के साथ मिलकर बर्फबारी की क्षमता को कम कर दिया और इसके पिघलने की रफ्तार बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके असर से आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश पहाड़ी राज्यों में होने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में मौसम कैसे रहेगा, पहले तो हमें वो अपडेट चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा जो लार्ज स्केल फीचर हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो आपको दो क्लाउड पैच दिखाई दे रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर के ऊपर जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर उसके रिलेटेड है, वो लगातार 2 से 3 दिनों तक जहाँ ही पड़ा हुआ है। और दूसरा एक आपको ईरान अफगानिस्तान की तरफ से क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, वो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। यही नॉर्थ वेस्ट इंडिया के 2 सिनॉप्टिक सिस्टम है। यानी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इंतजार जल्द ही खत्म होगा और सैलानियों को बर्फबारी देखने के लिए और विकल्प भी मिलेंगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर के गुलमर्ग से विश्व का सबसे ऊंचा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट खुला है और इस रेस्टोरेंट के खुलने से इस इलाके में टूरिज्म को रफ्तार मिली है। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज़ भी यही है और हमारी चौथी गुड न्यूज़ है कि रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से मिला पर्यटन को विस्तार। गुलमर्ग ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। समुद्र तल से लगभग 13,800 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अपर्वत चोटी पर दुनिया के सबसे ऊंचे घूमने वाले रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। गुलमर्ग गोंडोला फेज 2 के जरिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह अनूठा रेस्टोरेंट बर्फ से ढकी पहाड़ियों, चोटियों, घाटियों और आसपास की चोटियों का 360 डिग्री का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पर्यटकों को एक कभी ना भूलने वाला अनुभव प्रदान करता है और ये पहल कश्मीर में पर्यटन संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये घूमने वाला रेस्टोरेंट एक ऐतिहासिक विकास है और साहसिक और पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। हम लोग इतनी ऊंचाई पे होके भी खाने के लिए जैसे प्रॉब्लम होता है, सो दिस इज लाइक अ ऑसम एंड इट इज लाइक अ 360 डिग्री व्यू, होल व्यू. So it's really awesome. It's a great initiative by the government authorities from Jammu and Kashmir. It's really good, and I think like this और भी और रेस्टोरेंट खुलने चाहिए so that जितने टूरिस्ट आए उनके लिए भी हेल्पफुल है. एंड आई वुड लाइक टू से कि हमें कश्मीर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ऐसा जन्नत है ये. इट्स लाइक अ हेवन. जिसे दुनिया कबाड़ कहकर नजरअंदाज कर देती है, उसी में अगर नजरें हुनर तलाश लें तो कहानी इतिहास बन जाती है. सहारनपुर के स्क्रैप आर्टिस्ट अरुण कुमार ने कबाड़ को सिर्फ कला नहीं बनाया, बल्कि उसे पहचान दिलाई, रोजगार और करोड़ों की सफलता भी हासिल की है. आज की हमारी 5वीं गुड न्यूज़ भी यही है और गुड न्यूज़ ये है, सहारनपुर में कबाड़ ने बना दी जिंदगी. सहारनपुर के अरुण कुमार आज सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि मेक इन इंडिया और सस्टेनेबल इंडिया की जीती जागती पहचान बन गए. कबाड़ से क्रांति तक का उनका सफर ये बताता है कि अगर सोच बड़ी हो तो बेकार समझी जाने वाली चीजें भी देश का नाम रोशन कर सकती हैं. नट बोल्ट से बनाया दहाड़ता शेर,
वेस्ट लोहे की पत्तियों से बना डाला विशाल भालू। ये सिर्फ कलाकृतियां नहीं, बल्कि सहारनपुर के अरुण कुमार की एक नई सोच है और सपनों की उड़ान है। अरुण कुमार वो कलाकार हैं जो फेंकी गई चीजों में भी उम्मीद तलाश लेते हैं। पुराने ऑटो पार्ट्स, सिलाई मशीन के पुर्जे, बाइक और ट्रक के घिसे पिटे हिस्से उनके हाथों में आते ही काम के हो जाते हैं। एक प्लानिंग बनाई कि इस तरीके के ये जो स्क्रैप निकलती है तो ये स्क्रैप हम परचेज कर लेते हैं, तो क्वांटिटी में ही हम वो स्क्रैप हमने पहले परचेज करी, उसके बाद हमने अपने छोटे छोटे आर्टिकल तैयार करे, फिर उसके बाद हमने बड़े बड़े आर्टिकल तैयार करे। अब जैसे छोटा टाउन होने की वजह से यहाँ पे मोटरसाइकिल के बहुत तरीके के, मोटरसाइकिल की ज्यादा होने की वजह से मोटरसाइकिल के बहुत तरीके के पार्ट्स निकलते हैं। अरुण कुमार के आर्ट पीस की खासियत है कि ये पूरी तरह हैंडमेड, पर्यावरण के अनुकूल और 0 कार्बन फुटप्रिंट वाले होते हैं। सहारनपुर की होजरी मंडी से निकले स्क्रैप को अरुण ने पहले छोटे आर्टिकल्स में बदला, फिर बड़े और यूनिक पीस तैयार किए। धीरे धीरे ये कला सरहदें पार कर गई और आज के समय में वो अमेरिका, यूके, यूएई और स्क्रैप आर्ट में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अरुण साल में 2 बार बड़े फेयर और एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हैं, जहां हर बार 40-50 नए और यूनिक पीस लेकर पहुंचते हैं, जिसमें उनके आर्ट की कीमत 1000 से शुरू होकर 40 लाख तक जाती है। इस तरीके से ये एक नट बोल्ट की एक आइटम ये बना रहे हैं, ये आइटम बना रहे हैं थोड़ा सस्ता रेंज में, और आर्ट की आर्ट भी होगी। ये मिनी एलिफेंट है, तो इस तरीके की आर्ट बना रहे हैं। अरुण को उनकी बेहतरीन आर्ट के लिए पिछले साल स्टेट अवार्ड मिला था और इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नेशनल अवार्ड दिया। यानी अरुण की कला को कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सहारनपुर से राहुल कुमार, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में, जहां शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं और विदेशी श्रद्धालुओं ने मिलकर एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल की है। वहां के एक चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए बोध गया के बकरौर गांव में गरीब, असहाय और जरूरतमंद बच्चों को उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए फ्री ट्यूशन क्लासेस की शुरुआत की गई है। हमारी आज की अगली यानी कि छठी गुड न्यूज़ यही है, और बोध गया में इस पहल का उद्देश्य उन बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाना है जिन्हें घर की आर्थिक तंगी के चलते अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। फ्री ट्यूशन क्लास की शुरुआत भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने विशेष पूजा अर्चना से हुई और इस क्लास में आसपास के गांव के करीब 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य है उन बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाई जाए जो घर के आर्थिक तंगी के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और इस निःशुल्क ट्यूशन क्लास उद्घाटन अमेरिका से आए विदेशी श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु के द्वारा किया गया और सभी बच्चों के भविष्य उज्जवल हों, इसके लिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ संबोधि विहारा फ्री चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से शुरू हुए निःशुल्क ट्यूशन क्लास में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुंबई के रहने वाले डीजे जॉनी और डीजे स्किप ने पोलैंड में आयोजित आईडीए 2025 शो के श्रेणी में डीजे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वैश्विक डीजे प्रतियोगिताओं के 40 वर्षों में ये पहली बार है कि किसी भारतीय डीजे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कि देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ यही है, और हमारी 7वीं गुड न्यूज़ है देश का डीजे दुनिया में डंका। डीजे जॉनी की जीत ने आधिकारिक तौर पर भारत को विश्व डीजे मानचित्र पर स्थापित कर दिया है, जिससे वैश्विक मंचों पर उभरती भारतीय प्रतिभाओं में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। पोलैंड के क्राकोव में हर वर्ष आयोजित होने वाले आईडीए वर्ल्ड डीजे चैंपियनशिप में अपनी 19 साल की पुरानी एक वैश्विक टर्न टेबल प्रतियोगिता है, जो अपने उच्च तकनीकी मानकों और नए इनोवेशंस के लिए जानी जाती है। इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, पार्टी रॉकिंग, स्क्रैच और शोकेस श्रेणी। शोकेस श्रेणी में डीजे को टर्न टेबल और मिक्सर का उपयोग करना अनिवार्य होता है, लेकिन वो अपनी रचनात्मक और खुलकर
को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। इस वर्ष डीजे जॉनी और डीजे स्क्रैप ने बांसुरी जैसे तत्वों का भी बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल किया। तो थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।